आज हम पढ़ेंगे कोल्ड चेन पॉइंट इक्विपमेंट। कोल्ड चेन पॉइंट इक्विपमेंट जो होते हैं तो वो कोल्ड चेन पॉइंट होता क्या है? कोल्ड चेन पॉइंट कुछ भी नहीं, जहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर हुई है वहाँ से लेके जहाँ पर वैक्सीन का यूज़ होना है वहाँ तक वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और वहाँ तक वैक्सीन को किस तरीके से स्टोर किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोल्ड चेन पॉइंट। तो कोल्ड चेन पॉइंट एक सिस्टम है ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन एट द रिकमेंडेड टेम्परेचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ यूज। ठीक है, तो ये कोल्ड चेन पॉइंट होता है। जनरली जो है वो पीएचसी पर, सीएचसी पर और डीएच पर सीसीपी होता है। कोल्ड चेन पॉइंट को जो हैंडल करता है उसको कोल्ड चेन पॉइंट हैंडलर सीसीएच बोलते हैं। जो कोल्ड चेन पॉइंट पर जो हैंडलर होते हैं उसको बोलते हैं सीसीएच, कोल्ड चेन हैंडलर। अभी जो कोल्ड चेन हैंडलर की जो ट्रेनिंग होती है वो 2 लोगों को दी जाती है। इसमें हम बोलते हैं कोल्ड चेन हैंडलर फर्स्ट एंड कोल्ड चेन हैंडलर सेकंड, क्योंकि जो कोल्ड चेन पॉइंट होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर वैक्सीन को हम स्टोर कर रहे हैं, फिर अपने नज़दीकी सब सेंटर पर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस जो हैंडलर है वो 2 होने चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड। अगर बाई चांस फर्स्ट एब्सेंट रहे तो उनकी अनुपस्थिति में सेकंड जो कोल्ड चेन हैंडलर है वो पूरी देखभाल करे कोल्ड चेन पॉइंट की। तो कोल्ड चेन पॉइंट पर एक कोल्ड चेन रूम होता है। कोल्ड चेन रूम की नेसेसरी क्या क्या होती है, वहाँ पर क्या क्या चाहिए हमें, तो इन्होंने ये बोला कि कोल्ड चेन रूम जो है वो बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड होना चाहिए, कोई डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए सन से, रेन से, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, और वहाँ पर एसओपी होनी चाहिए। ठीक है, एसओपी किस किस चीज़ की? इम्यूनाइजेशन सेशन की एसओपी होनी चाहिए, वीवीएम की ये जो इंटरप्रिटेशन स्टिकर है वीवीएम की एसओपी होनी चाहिए, आइस पैक को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो डीप फ्रीजर में उसकी एसओपी होनी चाहिए। ओके, ये एसओपी होनी चाहिए, वीवीएम की एसओपी होनी चाहिए, इम्यूनाइजेशन सेशन जो चल रहा है उसकी एसओपी होनी चाहिए, और आइस पैक प्रिपरेशन की एसओपी होनी चाहिए। और इन्होंने ये बोला कि हर इक्विपमेंट जो है वो एक अपने सेपरेट वोल्टेज स्टेबलाइजर से कनेक्ट होना चाहिए। ओके, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो इक्विपमेंट है डीप फ्रीजर और आईएलआर, इनके नीचे हम वुडन का जो है स्टैंड लगाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो कोल्ड चेन रूम में मेन यही है कि वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हर इक्विपमेंट अपने एक वोल्टेज स्टेबलाइजर से अलग तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है इसकी डिस्टेंस को हमें वॉल्स से कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर हमें इसकी डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। ओके, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो कोल्ड चेन पॉइंट होता है उसमें इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो उसमें इक्विपमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है, आईएलआर के ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर क्या होता है, कितने टेम्परेचर पर काम करता है और कितने सेल्फ होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें मैं एक आईएलआर के ऊपर विशेष वीडियो बना रखा है मैंने, वहाँ मैंने आपको बताया है आईएलआर के बारे में। वहाँ मैं आप आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हो आईएलआर। लेकिन वहाँ मैं एक पॉइंट बताना भूल गई थी। आईएलआर का जो होल्ड ओवर टाइम होता है वो 2 से 3 दिन का होता है। अगर आईएलआर में जो हमने वैक्सीन रखी है बाई चांस उसको मिनिमम 8 घंटे की सप्लाई चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए होती है। अगर उसे 8 घंटे की इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं मिली और मान लो लाइट नहीं आ रही है, तब भी उसमें आइस पैक की जो इतनी पैकिंग इतने अच्छे तरीके से होती है कि वो टेम्परेचर को 2 से 3 दिन तक मेंटेन कर सकता है आईएलआर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें डीप फ्रीजर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और आइस पैक। तो जब अब हम डीप फ्रीज़र की बात करें तो डीप फ्रीज़र क्या होता है? डीप फ्रीज़र जो होता है आईएलआर में हम क्या करते हैं, वैक्सीन स्टोर करते हैं। ठीक है, मैंने आपको उधर बताया और इधर अभी, और आप बिल्कुल उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आईएलआर में हम वैक्सीन स्टोर करते हैं, और डीप फ्रीजर में क्या करते हैं, डीप फ्रीजर में हम आइस पैक को प्रिपेयर करते हैं। बस ये 2 चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। आईएलआर में वैक्सीन स्टोर, डीप फ्रीजर में आइस पैक प्रिपेयर करते हैं। तो ये वही है। अब आइस पैक को क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? आइस पैक को हम प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुझे वैक्सीन को स्टोर करने के लिए जो है वो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए, आइस पैक चाहिए। मैं आगे बताऊंगी। कोल्ड बॉक्स में, वैक्सीन कैरियर में, इन सब में हमें क्या चाहिए, आइस पैक चाहिए। तो आइस पैक को जो है फ्रीज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डीप फ्रीजर।
डीप फ्रीजर करता ही क्या है, फ्रीज करता है आइस पैक को। तो ये पार्ट ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन कोल्ड चेन टू स्टोर वैक्सीन एंड फ्रीज आइस पैक। यहाँ वैक्सीन इसलिए स्टोर है क्योंकि जो है कुछ लोग ओपीवी को स्टोर करने के लिए भी डीप फ्रीजर का यूज कर लेते हैं, लेकिन जनरली और मैक्सिमम केसेस में और जनरली जो है वो हमें आइस पैक की फ्रीजिंग के लिए ही डीप फ्रीजर को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है -15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर होता है +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसका ILR का टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेल्सियस और डीप फ्रीजर का -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद सोचो कि इतने -डिग्री टेम्परेचर पर ही जो है अपनी आइस पैक है वो फ्रीज होगी। डीप फ्रीजर की कैपेसिटी अलग अलग आती है, वो डिपेंड करती है किस साइज़ का आपके पास DF है, उसके अनुसार जो डीप फ्रीजर की जो है आइस पैक को स्टोर करने की कैपेसिटी अलग अलग होगी। इंसुलेशन, इसमें एक अलग ही डीप फ्रीजर की जो होती है उसमें अलग एक इंसुलेशन होता है जो कि इसके इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। इसमें भी हम थर्मोमीटर प्लेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम ILR में भी प्लेस करते हैं और बिल्कुल इसमें भी थर्मोमीटर प्लेस करते हैं। और ILR और डीप फ्रीजर दोनों की एक टेम्परेचर लॉगबुक होती है जिसमें हमें दोनों के टेम्परेचर को मेंशन करना ज़रूरी होता है। दोनों की टेम्परेचर लॉगबुक होती है जिसमें हम दोनों के टेम्परेचर को मेंशन करते हैं, ओके, रिकॉर्ड करते हैं, एंटर करते हैं, मेंशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये आइस पैक की जो है हम स्टोर करते हैं, आइस पैक की फ्रीजिंग करते हैं। तो इसमें जो हम आइस पैक जमाते हैं, इसका जो आइस पैक जमाने का पैटर्न होता है, डीप फ्रीजर में जो आइस पैक जमाने का जो पैटर्न होता है वो हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न होना चाहिए। कैसा पैटर्न होना चाहिए बोलो, क्रिस क्रॉस पैटर्न होना चाहिए। ठीक है, अगर जो है आइस पैक में डीप फ्रीजर को अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो या पावर फेलियर हो जाए तो ये 26 घंटे तक इसके टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है -15 से -25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि डीप फ्रीजर में हम वैक्सीन को क्यों नहीं रखते। डीप फ्रीजर में हम वैक्सीन को इसलिए नहीं रखते क्योंकि इसका टेम्परेचर माइनस में होता है और इतने -डिग्री टेम्परेचर पर मेरी वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी और मुझे वैक्सीन की फ्रीजिंग नहीं चाहिए। अगर मेरी वैक्सीन फ्रीज हो गई तो मेरी वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, मैं उसको यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए किसी भी वैक्सीन को डीप फ्रीजर में नहीं रखना है। हम उसको जो है वो ILR में ही रखते हैं +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, कुछ लोग जो है पहले हम OPV को DF में रख देते थे, लेकिन अब हम जनरली जो है डीप फ्रीजर का यूज आइस पैक की फ्रीज करने में ही यूज करते हैं। ओके, इसमें हम आइस पैक की जो फ्रीजिंग है और जो इसको हम आइस पैक को इसमें हम जो जमाते हैं वो हमेशा क्रिस क्रॉस पैटर्न में ही जमाते हैं। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर एक आइस पैक नहीं रखना है। अगर एक के ऊपर आइस पैक रख देंगे, ऐसे एक के ऊपर आइस पैक रख देंगे तो वो फ्रीज नहीं होगा। हमें एक के ऊपर एक नहीं रखना है, क्रिस क्रॉस पैटर्न में रखना है ताकि उनके बीच में एयर सप्लाई हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोल्ड बॉक्स के ऊपर। कोल्ड बॉक्स जो होता है उसकी साइज़ अलग होती है, कोई 5 लीटर का होता है, कोई 10 लीटर का होता है। ठीक है, कोई 5 लीटर का भी होता है, कोई 10 लीटर का भी होता है। हमारे पास में जो कोल्ड बॉक्स है वो 20 लीटर का है और जो जनरल कोल्ड बॉक्स डिस्ट्रिक्ट और PHC लेवल पर होता है। क्योंकि जो PHC लेवल पर जो कोल्ड बॉक्स इसलिए जनरली होता है, उसके 2 पर्पज़ है। पहला पर्पज़ ये है कि अगर जो है हमें वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना पड़े नज़दीकी सब सेंटर पर, तो हम इस कोल्ड बॉक्स में, अगर हमें वैक्सीन ज़्यादा मात्रा में नज़दीकी सब सेंटर पर ट्रांसपोर्ट करनी हो तो हम कोल्ड बॉक्स में डाल के भेज सकते हैं। दूसरा ये कि PHC लेवल पर अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई ना हो या बाई चांस पावर फेलियर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी अपनी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो हम क्या करेंगे, वैक्सीन को ILR से निकाल कर, क्योंकि ILR का टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर ये इसकी जो होल्ड ओवर टाइम है 2 से 3 दिन तक है। मान लो कि 2 से 3 दिन से भी ज़्यादा हो गया और लाइट नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैक्सीन को, जो ILR की जो वैक्सीन है उसको यहाँ से निकाल कर हम कोल्ड बॉक्स में रख देंगे। क्योंकि कोल्ड बॉक्स का टेम्परेचर भी +2 to +8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। और इसमें हम क्या करेंगे, और इसका होल्ड ओवर टाइम जो है वो 7 दिन का होता है।
तो हमारी वैक्सीन ख़राब नहीं होगी। इसीलिए कोल्ड बॉक्स को पीएचसी लेवल पर रखा जाता है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फेलियर हो, पावर फेलियर हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो, तो मैं आईएलआर से वैक्सीन को निकाल कर कोल्ड बॉक्स में रख दूँगी। टेम्परेचर दोनों का सेम है और मेरा होल्ड ओवर टाइम 7 दिन है। 7 दिन तक मेरी वैक्सीन को कुछ नहीं होना है कोल्ड बॉक्स में, तब तक लाइट आ जाएगी। ओके, अब इसमें मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं वैक्सीन को स्टोर कर सकती हूँ ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें जो मैं आईएलआर इसमें कोल्ड बॉक्स में जो मैं आइस पैक को जो जमाती हूँ, ठीक है, इसमें मुझे जो कोल्ड बॉक्स में जो मुझे आइस पैक को जमाना है वो इसी तरीके से जमाना है। और इसमें मैं थर्मोमीटर रखती हूँ ताकि मुझे इसका टेम्परेचर जो है वो मैं चेक कर सकूँ रेगुलरली। यहाँ पर हम आइस पैक को हमने जमा दिया, तो इसमें जो वैक्सीन को मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है। आइस पैक के वैक्सीन को आइस पैक के डायरेक्ट कांटेक्ट में कभी नहीं रखना है। मुझे सबसे पहले वैक्सीन को पॉलीथीन की एक बैग में कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उस बैग को, पॉलीथीन की थैली को मुझे कोल्ड बॉक्स में रखना है। वैक्सीन को कोल्ड बॉक्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखना है। जो मेरी वैक्सीन की जो वायल है उसको सबसे पहले एक पॉलीथीन की बैग में डालना है और पॉलीथीन की बैग को यहाँ रख देना है। डन, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं। फिर हम आते हैं वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर की जब मैं बात करूं तो वैक्सीन कैरियर जो होता है एक इंसुलेटेड बॉक्स होता है और वो जो होता है वो कैरिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। एक बॉक्स होता है, मैं आपको बता दूंगी डायग्राम, ये रहा। एक बॉक्स होता है जिसमें क्या करती हूँ मैं वैक्सीन की स्मॉल क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। स्मॉल क्वांटिटी को जनरली जो है आरआई के टाइम जो हम वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करते हैं या फिर पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है, तो जनरली जो एएनएम के पास में होता है वो ये कोल्ड बॉक्स ही वैक्सीन कैरियर ही होता है। जो एएनएम के पास में जो होता है वो वैक्सीन कैरियर ही होता है। उस वैक्सीन कैरियर में मैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हूँ। उसमें क्या होता है कि हम उसमें 4 जो है आइस पैक लगा देते हैं। 4 आइस पैक लगा देते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर। चारों आइस पैक लगा देते हैं और उसके बीच में जो है मैं पॉलीथीन की बैग में वापस एक प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग में जो है वो वैक्सीन को डाल दूंगी और इसके बीच में रख दूंगी। और ये जो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, वैक्सीन कैरियर की कैपेसिटी 16 से 20 वायल को कैरी करने की होती है। ये 16 से 20 वैक्सीन की जो वायल है वो इस प्लास्टिक जिपर बैग में मैं डाल के, प्लास्टिक के जिपर बैग में डाल के मैं इसमें वैक्सीन कैरियर में डाल दूंगी। डायरेक्ट टच में नहीं रखना है आइस पैक के। इसका होल्ड ओवर टाइम कितना होता है, हम जनरली देखते हैं एएनएम वगैरह जो पोलियो वैक्सीन पिलाने के लिए जो अपने पास में वैक्सीन कैरियर रखती हैं, उसका होल्ड ओवर टाइम होता है 1 दिन तक। वैक्सीन कैरियर में वैक्सीन को रखने से, और अगर आइस पैक जो है हमने रख दी है चारों, तो तब जो है वो 1 दिन तक वैक्सीन ख़राब नहीं होगा। उसका होल्ड ओवर टाइम 1 डे होता है। ठीक है, हम इतनी देर से आइस पैक कर रहे हैं। आइस पैक होता क्या है, ठीक है, जो है वो आइस पैक होता क्या है, तो जो आइस पैक होता है ये जो चीज़ है ये मेरी आइस पैक है। अब इस आइस पैक में पानी कहाँ तक भरना है, इस आइस पैक में जो पानी है वो यहाँ तक भरना है। ये जो है ये आइस पैक में पानी भरने का मैक्सिमम वाटर लेवल है। इससे ज़्यादा यूँ नहीं कि यहाँ तक भर लिया, नहीं। इसमें जो है वो एक लाइन होती है शो, वहीं तक मुझे वाटर जो है वो फिल करना है। ये आइस पैक की कैप एंड कॉर्क है। ठीक है, यहाँ पर जो एक स्पेस भी होता है एयर के लिए और यही वाटर लेवल है। यहीं पर मुझे वाटर लेवल पानी फिल करना है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि बीसीजी और मीजल्स की वायल को आप रख सकते हो रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, जो आइस पैक है, आइस पैक मैंने बता दिया अभी कि प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें मैं पानी भर दूंगी और उसको मैंने कहाँ जमाया, डीप फ्रीजर में जमाया, मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद में मैंने उसको वैक्सीन कैरियर में और कोल्ड बॉक्स में रख दिया ताकि मेरा होल्ड ओवर टाइम इम्प्रूव हो सके। वैक्सीन कैरियर का होल्ड ओवर टाइम 1 दिन का होता है और कोल्ड बॉक्स का होल्ड ओवर टाइम 7 दिन का होता है। ठीक है, फिर मैंने आइस पैक का काम ये है कि उसको डीप फ्रीजर में जमा दो, फिर वैक्सीन कैरियर में और कोल्ड बॉक्स में रख दो ताकि जो है वो मेरे होल्ड ओवर टाइम को मेंटेन कर सके। ये आईएलआर में भी आइस पैक होते हैं। बोलो आईएलआर में क्या बताएंगे, वापस आईएलआर वाले वीडियो में। लेकिन वो आईएलआर में आइस पैक इनसाइड लाइनिंग की में आ जाते हैं। वो जो उसकी स्ट्रक्चर बनाई हुई है, मैन्युफैक्चर हो रखा है, उस मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही उसकी इनसाइड लाइनिंग में हम आईएलआर ही प्लेस करते हैं ताकि वो भी उधर उसके होल्ड ओवर टाइम को मेंटेन कर सके।
हमें ILR का होल्ड ओवर टाइम कितना होता है, तो ILR का होल्ड ओवर टाइम होता है 2 से 3 दिन का, ठीक है, 2 से 3 दिन का ILR का होल्ड ओवर टाइम होता है। आइस पैक की कंडीशनिंग कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने आइस पैक को डीप फ्रीजर से निकाला और निकालते ही हमने वैक्सीन कैरियर और कोल्ड बॉक्स में डाल दिया, नहीं। क्यों? बिकॉज, बताओ, बिकॉज जो आइस पैक जो मैंने जो डीप फ्रीजर से निकाला है उसका टेम्परेचर था -15 से -25 डिग्री सेल्सियस। ILR जो आइस पैक जो मैंने डीप फ्रीजर से निकाला है उसका टेम्परेचर है -15 से -25। अब मैं निकाल के इसको डायरेक्ट कोल्ड बॉक्स और वैक्सीन कैरियर में नहीं रख सकती, ठीक है, इसलिए मुझे इसकी सबसे पहले कंडीशनिंग करनी पड़ेगी। कंडीशनिंग करनी पड़ेगी आइस पैक की। आइस पैक की कंडीशनिंग जो है वो क्या होती है वो मैं भी आपको बताती हूँ। और हम डायरेक्ट इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसका टेम्परेचर तो -15 से -20 है, और इतने टेम्परेचर की आइस पैक के पास में अगर मेरी वैक्सीन कांटेक्ट में आ गई तो वैक्सीन ख़राब हो जाएगी, वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी। इसलिए इस वैक्सीन को फ्रीज होने से बचाने के लिए, वैक्सीन को जो है वो ख़राब होने से बचाने के लिए मुझे आइस पैक की कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे आइस पैक की कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आइस पैक को टेम्परेचर से, आइस पैक को हम DF से बाहर निकाला। आइस पैक को हमने DF से बाहर निकाला जो कि लगभग -15 से -25 डिग्री सेल्सियस पर था। उसको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, ताकि क्या होता है कि जो आइस है वो आइस जो है वो लगभग जो है 0 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाए। इस -20 से 0 का सफ़र वो तय कर ले और उसको हम थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। इसी प्रोसेस को हमने कंडीशनिंग बोला है। अगर हमने कंडीशनिंग नहीं की तो इस -20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर मेरी वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी, वैक्सीन फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसी वैक्सीन की फ्रीजिंग को बचाने के लिए मुझे आइस पैक की कंडीशनिंग करना ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये यही है, कंडीशनिंग ऑफ आइस पैक कैसे करना है। जैसे ही मैंने आइस पैक को जो है, इन्होंने बोला कि जैसे ही आप आइस पैक को डीप फ्रीजर से बाहर निकालोगे तो ये इसका, क्योंकि इस डीप फ्रीजर का टेम्परेचर -15 से -25 डिग्री होता है, इतने टेम्परेचर के कांटेक्ट में मेरी वैक्सीन आ जाएगी तो ख़राब हो जाएगी, है ना। तो फिर मैं क्या करती हूँ, आइस पैक को टेबल पर रखा और मैंने रूम टेम्परेचर पर इसको थोड़ी देर जो है वो रूम टेम्परेचर पर रखा, ताकि वो उसकी ऊपर की जो सरफेस की जो आइस है वो मेल्ट हो जाए और 0 डिग्री टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद में मैं इसको आइस पैक में वैक्सीन कैरियर में भर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे वैक्सीन को हमारी डैमेज हुई या नहीं हुई, उसके लिए हम कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको VVM के ऊपर भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जो आप इस वीडियो के एंड में जाके देख सकते हो, ठीक है। तो हीट डैमेज जो है, वैक्सीन को डैमेज के लिए 2 तरीके हैं। एक तो हमें पता करना पड़ेगा कि वैक्सीन का हीट डैमेज हुआ है कि कोल्ड डैमेज हुआ है, ठीक है। वैक्सीन हीट डैमेज हुई है तो मैं VVM से पता करूँगी। अगर वैक्सीन जो है वो कोल्ड डैमेज हुआ है तो मैं उसको जो है वैक्सीन के कोल्ड डैमेज को मैं पता करने के लिए मैं सेक टेस्ट करूँगी, ओके। तो हीट डैमेज के लिए मैं VVM करती हूँ। VVM के ऊपर मैंने बिल्कुल एक वीडियो बनाया है। VVM की जो है वो 4 स्टेज होती है, ठीक है। ये दोनों जो स्टेज होती है वो यूजेबल स्टेज में आती है और ये दोनों जो स्टेज होती है वो नॉट यूजेबल स्टेज में आती है। पहले हम इसको स्टेज 1 2 3 4 कहते थे, 1 2 3 4 कहते थे, लेकिन अब हम यूजेबल और नॉट यूजेबल बोलते हैं। यूजेबल में मैंने आपको बताया था कि अगर जो उसका इनर स्क्वायर है, इनर स्क्वायर लाइट है तब तक आप लाइट रहो। जैसे ही वो इक्वल और डार्क हुआ आपको वरी होने की बात है कि भाई आपका वैक्सीन ख़राब हो गया, अब आपको इस वैक्सीन को यूज़ नहीं करना। इनर स्क्वायर लाइट, यू टेक इट लाइट, ठीक है, वरना आपको चिंता करने की ज़रूरत है। कोल्ड डैमेज को पता करने के लिए मैं इसमें सेक टेस्ट करती हूँ। अब कोल्ड डैमेज हम किस वैक्सीन के लिए यूज करते हैं बताओ? T सीरीज़ की वैक्सीन के लिए, DPT, TT, IPV, हेपेटाइटिस बी एंड पेंटा वैक्सीन। अगर क्यों? क्योंकि वो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है। अगर वो जो है अगर फ्रीज हो गए तो वो अपनी पोटेंसी लॉस्ट कर देंगे, इसलिए मुझे उस केस में जो है, इनके केस में मुझे जो है वो सेक टेस्ट करना पड़ेगा। अगर इनकी पोटेंसी लॉस्ट हो गई तो वो AEFI कर देंगे, एडवर्स इफेक्ट करा देंगे, स्टेराइल एब्सेस वगैरह,
और वो एडवर्स इफ़ेक्ट करा देंगे। उसके एडवर्स इफ़ेक्ट को बचाने के लिए और उनकी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो कहीं जो है फ्रोज़न तो नहीं हो गई, इसलिए मुझे उनकी सेक टेस्ट करना पड़ेगा। सेक टेस्ट में कुछ भी नहीं है, एक ये कंट्रोल वायल है और ये टेस्ट वायल है। टेस्ट वायल में क्या करना है, मुझे वैक्सीन की जो वायल है उसे जो है वो रोटेट करनी है, 1-2 बार जो है वो हिलानी है, अप टू डाउन हिलानी है। उसके पार्टिकल्स को देख लो, अगर उसके पार्टिकल नीचे सेडिमेंटेशन हो रहा है तो जो अगर जो है ये वाली कंट्रोल वायल और टेस्ट वायल ये इक्वली जो है इसमें जो पार्टिकल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो इसमें जो होता है हमारा वैक्सीन यूजेबल स्टेज में हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें इस वायल में जो वैक्सीन की जो पार्टिकल है वो सारे नीचे सेडिमेंट हो गए, नीचे हो गए, बैठ गए हैं सारे। तो इसका मतलब ये वैक्सीन जो मेरी फ्रोज़न हो चुकी है, इसलिए इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए इस वैक्सीन को मैं यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि ये वैक्सीन मेरी फ्रोज़न हो चुकी है। ठीक है, ये वैक्सीन मेरी फ्रोज़न हो चुकी है, इसलिए मैं इस वैक्सीन को यूज़ नहीं कर सकती। ये था हमारा कोल्ड चेन पॉइंट इक्विपमेंट, जिसमें मैंने ILR पढ़ाया, डीप फ्रीजर पढ़ाया, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर और आइस पैक। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।